क्या है लड़ाई का? में दर्द होता होगा। 115 बच्चे मार दी, क्या कसूर था उनका? अरे लड़ाई आपकी और मेरी है, लड़ो ना। तो ईरान जो तरक्की का शिखर पर जा रहा था, उसको नीचे घसीटने के काम करने में नरेंद्र मोदी सरासर जिम्मेदार है। इजराइल को मनाए, इजराइल को रोके ताकि उसके ऊपर अटैक बंद हो। इसकी वजह क्या है? बहुत बड़ा क्योंकि होने लेबनान वाला में जो है, हिजबुल्लाह समूह है टेंशन उसके नहीं लो। साथ ईरान की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रही है और ईरानी जो है उसका बड़ा सपोर्ट भी करते रहे। कि पढ़ते पढ़ते आंखें धुंधली हो जा रही। आखिर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बाजी कैसे मान ली? गोदी मीडिया जी बकवास कर रहा था कि पाकिस्तानी तो झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे तो कोई भी आने वाला नहीं है, यहाँ तो फलाना होने वाला नहीं है, यहाँ कौन आ सकता है, यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ तो कोई सेफ्टी नहीं है, हर कोई आने से डरता है, स्पेशली अमेरिका जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जी सारे इनके जो चीज़ें हैं वो जो है फीकी पड़ गई, जो कि हमेशा की तरह होता है। तो आज हम देखेंगे जी इस वीडियो में कि कैसे हमारे पास हमारे गेस्ट आ गए हैं, या अमेरिका से भी आ चुके हैं और जी वो ईरान से भी आ चुके हैं, और पाकिस्तान ने उनका बहुत ही प्यारा वेलकम किया है कि पूरी जो दुनिया है वो देख रही है। तो जल्दी से देख लेते हैं, साथ में आपको गोदी मीडिया की बातें भी बताएंगे। देखो ये हो नहीं सकता कि हम बताएं ना, है तो चलो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो चलो की खबर देंगे। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मनाजिर आप इस वक्त डॉन न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जानिब से नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस का इस्तकबाल किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से भी नायब अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया गया है। ईरानी वफ्द गुज़िश्ता शब पहुंच चुका था और अब अमरीकी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। मनाजिर आप देख सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से देखा तुमने, ये कोई झूठ नहीं है जैसे तुम लोग झूठ फैलाते हो, ये ओरिजिनल फुटेज है। आ गए जिसका इंतजार था, है तुम लोगों को अब जो है सुकून आएगा। है बहुत टाइम से तुम लोगों का पेट शेट खराब चल रहा था, रिलैक्स नहीं हो रहे थे। कुछ तो ऐसे हैं जो उछल उछल के उन्होंने पूरा सोशल मीडिया ही हिला दिया। मुझे तो ये टेंशन हो रही थी कहीं यार खुद को आग ही ना लगा दें, कहीं खुदकुशियां ही ना कर लें भाई तुम लोगों के एंकर्स। तो चलो आप देखते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर आज़म जेडी वैंस का इस्तकबाल किया गया है। इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस का इस्तकबाल किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद हैं। मनाज़िर आप इस वक्त देख सकते हैं। नायब अमरीकी सदर की क़यादत में अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है और उसका भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। हमने देखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसके अलावा मनाज़िर में यह भी देखा जा सकता है कि स्टीव विटकॉफ भी जो कि मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे अमरीकी सदर के, वो भी पहुंच चुके हैं और उनका इस्तकबाल भी किया गया है। अमरीकी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। गुज़िश्ता शब ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा था और अब अमरीकी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच चुका है और अब से कुछ देर बाद बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज होगा। इस्लामाबाद में अमन के लिए दो फरीक ममालिक आमने सामने बैठेंगे और मुस्तकिल अमन की तलाश की जाएगी मशरिक़ वस्ता के लिए। और उससे कबल ये मनाजिर आप देख सकते हैं, आर्मी चीफ की जानिब से नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस का इस्तकबाल किया गया, पहुंच चुका है। बिल्कुल दिव्यांशु, यहाँ पर जो है जो बातचीत यहाँ पर चलनी थी वो फिलहाल टल चुकी है। और पहुंचा कौन कौन है सबसे पहले दर्शकों को हम बता दें। अमेरिका की तरफ से जो जेडी वेंस है उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनका नेतृत्व है। इसके अलावा विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हैं, जैरेड कुशनर हैं, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में बाकी अन्य और लोग शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान जो है एक बड़े दलबल के साथ पहुंचा है। यहाँ पर जो है अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री है, इसके अलावा बागेर गलीबाफ जो इस पूरी बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं ईरान की तरफ से। इसके अलावा दिव्यांशु आप सुन के चौंक जाएंगे, 70 लोगों का डेलीगेशन जो है ईरान की तरफ से पहुंचा है, जिसमें उनके आला नेता शामिल हैं, इसके अलावा उनके अधिकारी और शामिल हैं। तो इतना बड़ा दलबल वहां पहुंचा है, ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा ही होने वाला है। और इस बैठक के बाद जो है कुछ इस बात की भी संभावनाएं बड़ी बढ़ रही थी कि सब कुछ सेटल हो जाएगा और जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं दोनों देशों के बीच में या जो भी विवाद है वो सुलझ जाएंगे, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही थी। लेकिन यहां पर इससे पहले कि बैठक शुरू होती, ईरान ने कुछ ऐसा किया जिससे ये तनाव एक बार फिर से सुनो अनबख्तो, सुनो क्या हो रहा है ये। ओ माय गॉड, तुम्हारा मोदी जो है कहाँ है भाई? मुंह छुपा के किधर बैठा है? देखो अच्छा स्क्रीन के आगे बैठा होगा वो भी किसी गार में। चलो आओ, दिखाई दे रहा है। बैठक शुरू होने का जो संभावित प्रस्तावित समय था वो सुबह 11 बजे के आसपास था पाकिस्तानी समय के अनुसार। लेकिन उस बैठक से पहले ईरान ने दो बड़ी शर्तें थोप दी हैं अमेरिका पे। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि जो हिजबुल्लाह पर अटैक किया जा रहा है लेबनान में इजराइल की तरफ से, अमेरिका इजराइल को मनाए, इजराइल को रोके ताकि उसके ऊपर अटैक बंद हो। इसकी वजह क्या है? क्योंकि लेबनान में जो हिजबुल्लाह समूह है उसके साथ ईरान की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रही है और ईरानी जो है उसका बड़ा सपोर्ट भी करते रहे। दूसरी बड़ी शर्त क्या है? दूसरी बड़ी शर्त यह कि इस युद्ध के दौरान, इन 40 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान की जो अरबों रुपए की संपत्तियां सीज की गई हैं अमेरिका की ओर से, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। इस तरह की दो बड़ी शर्तें अमेरिका पर थोप दी गई हैं। अब यहां पर विवाद ये खड़ा होता है दिव्यांशु कि इस बैठक का आयोजन किया क्यों जा रहा है? बैठक का आयोजन तो इसलिए हो रहा है ताकि जो सीज फायर हो पाए या फिर जो भी गतिरोध है दोनों के बीच में वो दूर हो जाए। अब ये भी गतिरोध का ही मुद्दा था, ये दो शर्तें भी जो है उसी विवाद का हिस्सा था। तो बैठक के बीच में आप इसको उठाते, बैठक से पहले इन दो पॉइंट्स को रेस करने का क्या तुक था आपका? क्या आप इसको जो है पब्लिक फोरम में लेके आना चाह रहे थे? आप दुनिया के सामने, विश्व पटल पर इन दो मुद्दों को रखना चाह रहे थे कि हमने अमेरिका के सामने ये दो मुद्दे टॉस किए हैं, अमेरिका इसको सीरियसली कंसीडर नहीं कर रहा, क्या आप ये दिखाना चाह रहे थे? और अमेरिका की तरफ से हालांकि कोई औपचारिक अभी बात इस पर नहीं आई है, लेकिन 11 बजे का जो मीटिंग का समय था उसको फिलहाल टाल दिया गया है। ताजा अपडेट इसमें यह है कि दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल अब बैठक करने से पहले
पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनसे अलग अलग मुलाकात करेगा। जी, ये खबर सामने आई थी कि भाई जेडी वेंस जैसे ही आ चुके हैं, उससे पहले ईरान के प्रतिनिधिमंडल से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ मिलेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ईरान जो है पूरी दुनिया के सामने दो शर्तें रखकर साफ तौर पर दिखाना चाहता है कि जब तक लेबनान पर बात नहीं होगी, जब तक लेबनान पर हमले इजराइल नहीं रोकेगा, तब तक ये सीजफायर की बात आगे पाकिस्तान में नहीं बढ़ेगी। और इससे पहले कि दोनों पार्टियां बैठती आकर वहां पर ये मजमा जब लगा है, पूरे इस्लामाबाद में जिस जगह पर ये हो रहा है कार्यक्रम, उसी जगह पर लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन लगने के साथ साथ कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, ये हालात हैं। और जैसा कि आपने बताया, ईरान 70 लोगों के साथ पहुंचा है। और एक तस्वीर वो देखिए आप, जब ईरान के संसद अध्यक्ष जब पहुंचते हैं तो एक तस्वीर ट्वीट करते हैं और उन तस्वीरों में देखा जा सकता है खून से सने हुए बैग उन सीट पर रखे हुए हैं, बच्चों की तस्वीरें लगी हैं। याद कीजिए 28 फरवरी का वो दिन जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, मिनाप के एक स्कूल में 168 बच्चों की मौत होती है। और वही ईरान दिखा रहा है कि हम भूलेंगे नहीं वो दिन कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल ने हमारे मासूम बच्चों को मारा। और अब लेबनान की बात छिड़ चुकी है और लेबनान को लेकर ईरान साफ कर चुका है कि जब तक भाई साहब आप लेबनान पर बात नहीं करेंगे, जब तक हमले नहीं रुक जाते, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ने वाली। और कौन कौन से मुद्दे हैं, संभावनाएं क्या है, क्या आज ये डील हो पाएगी, सीजफायर हो पाएगा, या फिर बस बातें होती जाएंगी, नतीजा कोई नहीं? देखिए यहाँ पर जो है सारी बातें और सारी संभावना इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये तकरार फिलहाल शांत होती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दिव्यांशु यहाँ पर, कि अब इस बैठक, अभी बैठक पता नहीं होगी कि नहीं होगी, इस पर भी अब संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अब चीजों को प्रोजेक्ट करना शुरू किया है, जिस तरीके से वहां पर वो पहुंचे हैं, जिन मुद्दों को वो हाईलाइट कर रहे हैं बैठक शुरू करने से पहले, वो दिखा रहे हैं कि अमेरिका कितना बड़ा विलन है। उसने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे बच्चों को मारा, हमारे अस्पतालों पर हमला किया, हमारे स्कूल तोड़ दिया, हमारे मासूम बच्चों की हत्याएं कर दी। तो इस तरह की बातों को वो हाईलाइट कर रहा है। पूरा एक, मैं इसको हालांकि प्रोपेगेंडा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक तरीके से इसको प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए अमेरिका ने क्या किया है। दूसरी बड़ी बात यह कि अब्बास अराक्ची ने पहले ही ये कहा था कि वी वांट कंप्लीट पीस, यानी हम पूर्ण शांति चाहते हैं। और ये पूर्ण शांति कब आएगी? जब मिडिल ईस्ट में किसी तरह का कोई युद्ध नहीं होगा। अब बेशक से अमेरिका और ईरान के बीच में जंग रुक जाए, लेकिन क्या इस बात की गारंटी अमेरिका देगा कि वो अपने मित्र देश इजराइल को इस बात के लिए कन्विंस कर लेगा कि वो लेबनान पर अटैक करना बंद कर दे? अगर वो अटैक्स बंद नहीं होते तो लेबनान भी जो है, लेबनान और इजराइल जो है जंग में उतरे रहेंगे, तनाव की स्थितियां बनी रहेंगी, हालात सामान्य नहीं हो पाएंगे। तो अब्बास अराक्ची ने इसलिए कहा था कि वी वांट कंप्लीट पीस, हम पूर्ण शांति चाहते हैं और किसी तरह की जंग कोई ना हो। तो इसीलिए हमारी ये मुख्य शर्त है कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर ये हमले तुरंत रोक दिए जाएं। अमेरिका इस बात की गारंटी ले, लेकिन अमेरिका ने फिलहाल इस पर चुप्पी साध रखी है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इशारा किया था कि भाई लेबनान को लेकर के या फिर जो है इजराइल को लेकर वो कोई गारंटी लेने के मूड में नहीं है। उनका आपसी ताल्लुकात है। लेबनान को लेकर पहले ही हमारी पहली बार जब पाकिस्तान में बात हुई तो सीजफायर लेबनान में नहीं होगा, हमने कोई समझौते में लेबनान को नहीं रखा था। और ईरान इस बात पर अड़ चुका है कि भाई लेबनान में सीजफायर होना चाहिए। बस यहीं से ये बात सामने आने लगी कि भाई सीजफायर हुआ, पूरी दुनिया को ये नहीं पता कि किन शर्तों पर सीजफायर हुआ। दोनों की अलग अलग शर्तें थी, दोनों अपनी अपनी परिभाषाएं सीजफायर को लेकर अलग अलग बता रहे थे। पूरी दुनिया में असमंजस था कि हॉर्मुज खुल रहा है या फिर लेबनान में ये सीजफायर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये तमाम मुद्दे थे। पाकिस्तान में अब पहुंच चुके हैं ईरान और अमेरिका के जो डेलीगेशन है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन अमेरिका यार स्मार्टली जो है खेलता है ना, तो ईरान भी जो है कम नहीं है। उसने बिल्कुल सही बोला है कि ये जो तुम्हारे फालतू के हमले हो रहे हैं ना, उसको पहले तुम जो है बंद करो। वो जो तुम्हारा फालतू कुत्ता है, जो अमेरिका की तो गंदी औलाद है इसराइल, उसको जो है ना रोको, उसको लगामे डालो, उसको पट्टे बांधो ताकि वो जो है कंट्रोल में रहे, क्योंकि वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। फालतू लोगों को मार रहा है। जबकि यहाँ से सीजफायर की बात हो गई थी तो फिर उसके बाद उसने क्यों शुरू किया? अब जैसी बात है, ईरान जो है कम थोड़ी है, बहादुर कौम है भाई, बहादुर हैं, शेर हैं वो। तो उन्होंने भी यही सोचा होगा भाई पहले ही जरा इनको बता दें कि हम कोई तुम्हारे से हाथ जोड़ के जो है मिलने नहीं आए हैं, हम पाकिस्तान के चक्कर में आ गए, ठीक है। और हम ये चाह रहे थे कि भाई सब जो है सुलह सफाई हो जाए। तो बहुत अच्छा किया मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जाहिर सी बात है बाद में तो इनकी भाई नियत ही खराब हो जानी है हर चीज। और अब तो इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ट्रम्प चाह रहा है। अब वो जो फाइट है वो उसके गले में अटक गई है, जो वॉर है, ठीक है। वो उसको बड़ा ही नुकसान हो गया, बहुत ही नुकसान, बता नहीं रहा बुड्ढा। चलो क्या आगे पाकिस्तान वाकई ग्लोबल स्टेज पर आ गया है और क्या भारत ग्लोबल स्टेज पर किनारे कर दिया गया है? इसे लेकर इतना कुछ लिखा जा रहा है कि पढ़ते पढ़ते आंखें धुंधली हो जा रही है। आखिर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बाजी कैसे मान ली? आपको याद होगा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ट्रंप ने सबके सामने शहबाज शरीफ को खड़े होने के लिए कह दिया और वे खड़े भी हो गए। उस वक्त उनका चेहरा कैसा तो हो गया। उस दिन मुझे यही लगा कि अच्छा हुआ हमारे जैसे लोग पीएम सीएम नहीं हैं, वरना वहीं पर कागज कलम फेंक कर चले आते कि रखो अपनी क्लास। या ट्रंप का अहंकार था कि वे किसी देश के प्रधानमंत्री को स्टैंड अप सिट डाउन करा सकते हैं। लेकिन एक महीने के भीतर वही ट्रंप अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए शरीफ पर निर्भर है। शरीफ स्टैंड अप की पोजीशन में है और ट्रंप सिट डाउन कर रहे हैं। And then again, Pakistan and India, that was a big one. And just, I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. हमने इस पर वीडियो भी बनाया था कि पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, लेकिन उसी शरीफ के हाथ में आज शांति की स्टीयरिंग आ गई है। यह बातचीत एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना है। पाकिस्तान को ग्लोबल मंच तो मिला है, लेकिन आप इस एक घटना को फिलहाल अलग कर दें थोड़ी देर के लिए और इसके पहले के ग्लोबल संकटों और मंचों में भारत की ग्लोबल भूमिका की बात करें, याद करें, तो वहां से भी आपको इस समय की घटना को देखने में मदद मिल जाएगी।
क्या पहले की ग्लोबल घटनाओं में भारत की कोई भी ठोस भूमिका आपको दिखाई दी? इस सवाल का हल खोजा जाना चाहिए। एक बातचीत को लेकर किसी भी देश से पिछड़ जाने की एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। जरूर गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रहा होगा कि उसने 12 साल लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल ब्रांड। मैं तो खुशी मना रहा हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं, हिंदुस्तान के हाथ जलने चाहिए। इस आज के निजाम को पता चलना चाहिए कि बेवकूफियों का अंजाम भुगतना होता है। आप 24 घंटे पहले अपने जिस यार के पास गए थे, उस यार ने आके ग्रीन सिग्नल देके आए लड़ाई का। में दर्द होता होगा, 115 बच्चियां मार दी, क्या कसूर था उनका? अरे लड़ाई आपकी और मेरी है ना। तो ईरान जो तरक्की के शिखर पर जा रहा था, उसको नीचे घसीटने के काम करने में नरेंद्र मोदी सरासर जिम्मेदार है, अपराधी है। जो व्यक्ति जेनोसाइड करता हो उसको गले लगाता है ये नरेंद्र मोदी, ये कपटी कुकर्मी। शर्म नहीं आती? तो नुकसान तो होगा। ईरान क्या चिड़िया की चोंच है? क्या उठा उठा के भाग रहे हो? अब तो मुझे लगता है ट्रंप का लंगोट रह गया। अब वो भी उतार भोग नहीं है, वो दोगले नहीं है, हिंदुस्तानी दोगला है इस मामले में। अगर इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? इसीलिए अमन पसंद है वो। किसी ने कुरान, कितना बड़ा नुकसान होगा आप सोच नहीं सकते। इंसानियत मर रही है वहां पर। ट्रंप क्या भगवान से बड़े हैं क्या? ईसा मसीह से बड़े हैं? सबने शहादत दी, आपने अभी नाम लिया हुसैन और हसन का। अब हमारे लिए पाकिस्तान भी भारी हो गया है, तो चाइना तो क्या ही है। तो ऐसी दुनिया ने देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, दुनिया ने देखा कि किस तरह से बर्बरता फैलाई गई, दुनिया ने अपने आप को इससे किनारा किया। इसकी तुलना नेतन्याहू की तुलना हिटलर के जमाने से की जा रही है। और क्यों आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को वहां जाने की जरूरत पड़ रही है? हम इजराइल के गुलाम हो चुके हैं और ये मोदी रेजिम की जरूरत है कि इजराइल का जाना है। ये भारत के इतिहास में दो काले पन्ने माने जाएंगे। अरब कंट्रीज और देख रही है ना, और सारी दुनिया, अफ्रीकन कंट्रीज सारी की सारी, वो अफ्रीकन कंट्रीज, इजराइल हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता अभी इस नेतन्याहू के नेतृत्व में जो इजराइल है, क्योंकि अपना फिलिस्तीन पे जो एक मॉरल वो था, स्टैंड था, उसको खोया हमने। ईरान जैसा एक बहुत रिच, ऑयल रिच और संवेदनशील पार्टनर था, चबार पोर्ट था, वो खोया। रूस जैसा सामरिक दृष्टि से बहुत हमने पैलेस्टीन के लिए स्टैंड लिया हुआ है। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक हर किसी ने पैलेस्टीन के सपोर्ट में बोला है। और अब देश के प्रधानमंत्री खुद नेतन्याहू के पास जाते हैं जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ नजर आ रही है। आज ये बहुत अहम चर्चा है और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, राजू परेकर सर जुड़े हैं। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बताओ प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा किया है, दूसरी बार ये दौरा है, और वो भी तब जब दुनिया में कई जगहों पर, साउथ अफ्रीका के देश हो, साउथ अफ्रीका खुद हो जो इंटरनेशनल कोर्ट में गई हुई है, और कई सारे कंट्रीज जो खुद इजराइल के एलाई थे, उन्होंने इजराइल पर पाबंदियां लगाए हैं, कई स्टेटमेंट्स निकाले हैं। और वहीं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे जा रहे हैं दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, और दुनिया में एक संदेश जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी बेस्ट फ्रेंड हैं। किस तरह से इसे आप देखते हैं और क्यों आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को वहां जाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, मैंने कही हम इजराइल के गुलाम हो चुके हैं और ये मोदी रेजिम की जरूरत है कि बाहर से इस रेजिम का बचाव हो, और वो इजराइल और मोसाद मिलकर कर रहे हैं। आपने देखा जीवन के, तो ये चीजें फिर इस्लामोफोबिया पूरे देश में फैला हुआ बिना वजह, कुछ भी मुसलमानों से कुछ भी नहीं हुआ है। मुसलमान उतना देश में जितना हम है, और मुसलमान देश में उतना ही हकदार है जितना हम है, लेकिन ये इस्लामोफोबिया और फिर बुलडोजर न्याय, ये सारा देखिए एसओपी जो है वो इजराइल ने गाजा में जो अपनाया हुआ है वही हमने अपनाया इस देश में। पहले कश्मीर में अपनाया, फिर पूरे देश में अपनाया। और इजराइल हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता अभी इस नेतन्याहू के नेतृत्व में जो इजराइल है, क्योंकि दोस्त जो देश होता है, देश का मतलब क्या है? देश का मतलब मोदी नहीं, देश का मतलब नेतन्याहू नहीं, देश का मतलब देश के लोग।